तो ये अपना लेक्चर नंबर 4, 3 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बजट के बेसिक से शुरू करी थी ये सीरीज। प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। कंप्लीट एनालिसिस जो भी हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड सीरीज नहीं है, यहाँ पे प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी एनालिसिस पॉसिबल है, प्रोस कॉन्स, एक अनबायस्ड ओपिनियन बिना किसी पॉलिटिक्स के, ए पॉलिटिकल ओपिनियन जो भी यहाँ पे पॉसिबल है मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। राइट। पिछले लेक्चर में हमने ट्रेंड्स ऑफ टैक्स कलेक्शन कवर करा, जहां पे मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी और जीएसटी में हमारे को एक यू शेप ग्रोथ देखने को मिलती है, वेराज एक्साइज ड्यूटी में हमारे को एक सीधा लीनियर ग्रोथ देखने को मिलती है। मतलब कि एक्साइज ड्यूटी में हमारे को कांस्टेंट ट्रेंड देखने को मिलता है कि एक्साइज ड्यूटी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही थी, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे जब बाकी सोर्सेस से टैक्स कलेक्शन कम हो गई थी तो केंद्र की सरकार ने सोचा कि टैक्स कलेक्ट करने का एक ही तरीका बचता है, और वो है पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार ने बोला कि टेम्परेरी बेसिस पे कोविड के टाइम पे इंक्रीज कर देते हैं, बाद में जब अनलॉक होगा, जब लॉकडाउन हट जाएगा, धीरे धीरे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी और जीएसटी इंक्रीज होने लगेगा, तो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे कम कर देंगे, तो बात सारी की सारी नॉर्मल हो जाएगी। ये ट्रेंड फॉलो करते हुए हमने देखा कि किस प्रकार से एक्साइज ड्यूटी ने एक लीनियर ग्रोथ का हमारे को ट्रेंड दिखाया। इसके आगे की स्टोरी इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। अनअकैडमी पे काफी स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर आप 1 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो कॉम्बो का, तो आपको ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, इसके लिए जरूर एनरोल करिए यूजिंग द रेफरल कोड मधुद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, जहां पे सीसैट, करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री और इकोनॉमी सीरीज के लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। साथ के साथ इस ऑफर की मैं बात कर रहा था जो कि 12 मार्च को खत्म हो रहा है। अगर आप जीएस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, तो आपको ऑप्शनल एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। ये ऑफर 12 मार्च को खत्म हो रहा है। बाकी 16 मार्च से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में, जहां पे कंप्लीट सिलेबस होगा। ऑप्शनल के नए बैचेस शुरू हो रहे हैं मार्च के महीने से, इंक्लूडिंग ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और पबैट। राइट। साथ के साथ अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप जो कि 27 मार्च को होने वाला है। यहां पे 2 टेस्ट होंगे फुल लेंथ के, एक प्रीलिम्स का जीएस का और एक सीसैट का टेस्ट होने वाला है। तो इसके लिए भी आपको एनरोल करना है। यहां पे आपको काफी अच्छा जो है टेस्ट पैटर्न मिलेगा एकदम प्रीलिम्स के बेसिस पे। बाकी हमारा अनअकैडमी एक्सपीरियंस स्टोर ओपन हो रहा है 12 मार्च को ओल्ड राजेंद्र नगर में। अगर आप वहां पे हैं तो जरूर विजिट करिए हमारा एक्सपीरियंस स्टोर। राइट। तो हम बात कर रहे थे बजट की। बजट में स्पेसिफिकली बात कर रहे थे रेवेन्यू अकाउंट की। रेवेन्यू अकाउंट का मतलब शॉर्ट टर्म अकाउंट, शॉर्ट टर्म अकाउंट, 1 साल से कम वाला अकाउंट। 1 साल से कम में भारत सरकार की जेब में कहां कहां से पैसा आ रहा है उसकी बात कर रहे थे, और उसमें भी टैक्स रेवेन्यू रिसिट की बात कर रहे थे कि 1 साल से कम में भारत सरकार की जेब में कहां कहां से पैसा आ रहा है। ये सारी की सारी बातें हम कर रहे थे इस रेवेन्यू अकाउंट के एनालिसिस में। इसी को आगे बढ़ाते हैं। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स आज की तारीख में वो ऑलमोस्ट सेम है। जीएसटी नंबर 1 टैक्स है और सबसे कम हम कस्टम ड्यूटीज कलेक्ट करते हैं। राइट। अब मैं आपको एक नई टर्म बताने जा रहा हूं जिसका मतलब है टैक्स टू जीडीपी। टैक्स टू जीडीपी कि अगर हमारा जीडीपी 100 रुपए का है तो हमारा टैक्स उसके आगे कितने रुपए का है, इसे कहते हैं टैक्स टू जीडीपी। देखिए, मैंने जो आपको पहले बताया था वो था टैक्स बोयेंसी। वो बिल्कुल अलग चीज थी। क्यों? वो था डेल्टा टैक्स अपॉन डेल्टा जीडीपी इनटू 100। टैक्स बोयेंसी मेजर करती है कि अगर जीडीपी 100 रुपए से चेंज हो रहा है, टैक्स बोयेंसी मेजर करती है कि अगर जीडीपी 100 रुपए से चेंज हो रहा है तो टैक्स कलेक्शन कितने रुपए से चेंज हो रही है। अगर जीडीपी 100 रुपए से चेंज हो रहा है, देखिए टैक्स बोयेंसी में हम बात करते हैं चेंजेस की, डेल्टा जीडीपी अपॉन डेल्टा टैक्स अपॉन डेल्टा जीडीपी। यहां पे बात हो रही है चेंज की। अगर जीडीपी 100 रुपए से इंक्रीज हो रहा है तो टैक्स कितने रुपए से इंक्रीज होगा, यह बताता है टैक्स बोयेंसी। टैक्स टू जीडीपी इज डिफरेंट। टैक्स टू जीडीपी हमारे को बता रहा है कि आज की तारीख में अगर हमारा जीडीपी 100 रुपए है तो हमारा टैक्स कितने रुपए होगा, यह हमारे को बताता है टैक्स टू जीडीपी रेशो। तो टैक्स बोयेंसी हमारे को बता रहा है इंक्रीमेंट इन टैक्सेशन, कि हमारी टैक्स कलेक्शन में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है।
हमारी टैक्स कलेक्शन में कितना इंक्रीमेंट होने वाला है, ये हमारे को बताता है टैक्स बोयेंसी, डेल्टा टैक्स अपॉन डेल्टा जीडीपी, कि कितने रुपए से जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो टैक्स कितने रुपए से बढ़ेगा, ये हमारे को बताता है टैक्स बोयेंसी। लेकिन अगर मैं बात करूं टैक्स टू जीडीपी की, अगर मैं टैक्स टू जीडीपी की बात करता हूं तो यह हमारे को करंट सिनारियो बताता है कि अगर हमारा जीडीपी 100 रुपए है, अगर हमारा जीडीपी 100 रुपए है तो हमारा टैक्सेशन कितना है, यह हमारे को पता चलता है टैक्स टू जीडीपी से, यह हमारे को पता चलता है टैक्स टू जीडीपी से, राइट। यहां पे सबसे पहले देखिए ऑरेंज कलर से, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में कंक्लूजन बताया था वही कंक्लूजन यहां पे दूसरे ग्राफ से भी हमारे को दिखता है। ये बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे का ग्राफ है। ये जो मैंने ग्राफ लिया ये इकोनॉमिक सर्वे से लिया, भारत सरकार का ऑफिशियल ग्राफ है, ये इकोनॉमिक सर्वे से ग्राफ लिया हुआ है, जो 2021-22 का इकोनॉमिक सर्वे आया था उससे ये मैंने ग्राफ लिया हुआ है, राइट। आप ये देखिए कोविड से पहले जो कॉर्पोरेट टैक्स था उसका टैक्स टू जीडीपी था 3.5%, कि मतलब अगर हमारा जीडीपी 100 रुपए का है तो उधर हमारा कॉर्पोरेट टैक्स 3.5 रुपीज का कलेक्ट हो रहा है। इसी के आगे जो हमारा इनकम टैक्स था वो 2.5% था। मैंने आपको क्या बताया था कि कोविड से पहले हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स था, कोविड से पहले जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स था वो ज्यादा था इनकम टैक्स से, और कोविड के बाद आज की तारीख में कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स दोनों बराबर हैं। वही सेम चीज, सेम कंक्लूजन हमारे को यहां से भी दिखता है कि ये ग्राफ हमारे को दिखा रहा है कि आज हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 2.5% है और इनकम टैक्स भी 2.5% है। मतलब कि आज की तारीख में हमारा इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स जो है डिट्टो सेम है। इसी के साथ सेम कंक्लूजन यहां पे भी दिखता है कि जीएसटी का कलेक्शन सबसे ज्यादा है और कस्टम्स का कलेक्शन सबसे कम है, राइट। यहां पे एक चीज हमारे को देखनी है कि ये जो टैक्स टू जीडीपी है, अगर मैं बात करूं प्री पैंडेमिक एरा की, कोविड से पहले की अगर मैं बात करता हूं तो आप यहां पे साफ साफ देखिए हमारा टैक्स टू जीडीपी 10% से ऊपर हुआ करता था। ये रेड लाइन मैंने 10% पे बनाई है एग्जैक्ट, ये जो मैंने रेड लाइन यहां पे बनाई है ये एग्जैक्ट 10% पे बनाई है। ये रेड लाइन मैंने एग्जैक्ट 10% पे बनाई है, ध्यान से देखिए, टैक्स टू जीडीपी 10%। मतलब कि 100 रुपए के टैक्स कलेक्शन, 100 रुपए के जीडीपी पे 10 रुपए का टैक्स कलेक्शन, ये मतलब होता है 10% टैक्स टू जीडीपी का। अगर हमारा टैक्स टू जीडीपी 10% है, इसका मतलब है कि अगर हमारा जीडीपी 100 रुपए है तो हमारी टैक्स कलेक्शन 10 रुपए की हो रही है। अगर हमारा जीडीपी 100 रुपए है तो हमारी टैक्स कलेक्शन 10 रुपए की हो रही है, यह मतलब है टैक्स टू जीडीपी का, राइट। यहां पे देखेंगे पैंडेमिक से पहले हमारा टैक्स टू जीडीपी जो था वो 10% से ज्यादा था, मतलब अप्रोक्सीमेटली 11% पहुंच रहा था, अप्रोक्सीमेटली 11% पहुंच रहा था हमारा टैक्स टू जीडीपी। अगर ये ग्राफ को क्लोजली देखें, जैसे ही पैंडेमिक आता है 2019-20 में हमारा टैक्स टू जीडीपी डिक्लाइन हो जाता है। आप देखिए हमारा टैक्स टू जीडीपी डिक्लाइन हो जाता है, हमारा टैक्स टू जीडीपी डिक्लाइन हो जाता है। अब यहां पे एक समझने की बात है, क्या देखिए टैक्स टू जीडीपी अगर डिक्रीज हो रहा है, टैक्स टू जीडीपी अगर डिक्रीज हो रहा है, मेरे को दिख रहा है कि ये जो टैक्स टू जीडीपी अगर डिक्लाइन हो रहा है तो टैक्स टू जीडीपी दो तरीके से डिक्लाइन हो सकता है। एक, या तो हमारा जीडीपी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखो जीडीपी यहां पे डिनोमिनेटर में है, जीडीपी जो है काफी ज्यादा डिनोमिनेटर में है, मतलब कि अगर जीडीपी हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हमारा टैक्स टू जीडीपी डिक्रीज होगा, या फिर हमारा जो टैक्स अमाउंट है वो ही डिक्लाइन हो जाए। अगर मेरे को इस रेशियो को कम करना है, देखिए यहां पे क्या हो रहा है, टैक्स टू जीडीपी डिक्लाइन हो रहा है, सीधा सीधा हमारे को दिख रहा है कि ये रेड लाइन मैंने 10% पे बनाई है। पहले टैक्स टू जीडीपी जो था इस रेड लाइन के ऊपर जा रहा था, 10% क्रॉस कर रहा था, लेकिन पैंडेमिक के टाइम पे रेड लाइन से हल्का सा नीचे हो गया, मतलब कि टैक्स टू जीडीपी हमारा डिक्लाइन हुआ। टैक्स टू जीडीपी डिक्लाइन कैसे होता है, इसके दो तरीके होते हैं, या तो जीडीपी इंक्रीज होता है, पैंडेमिक के टाइम पे जीडीपी तो इंक्रीज हुआ नहीं, आपको पता ही है सब कुछ बंद पड़ा था, सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग सब बंद पड़ा था, मतलब कि हमारा जीडीपी तो इंक्रीज हुआ नहीं बहुत ज्यादा पैंडेमिक के टाइम पे। इसका मतलब है कि पैंडेमिक के टाइम पे जो हमारा टैक्स टू जीडीपी डिक्लाइन हुआ, पैंडेमिक के टाइम पे जो हमारा टैक्स टू जीडीपी डिक्लाइन हुआ, ये जो ओवरऑल हमारा टैक्स टू जीडीपी है जो डिक्लाइन हुआ पैंडेमिक के टाइम पे, क्यों हुआ, क्योंकि हमारा टैक्स कलेक्शन डिक्लाइन हो गया था। क्योंकि हमारा टैक्स कलेक्शन डिक्लाइन हो गया था, इस वजह से हमारा टैक्स टू जीडीपी गिर गया।
तो मेंस में और इंटरव्यू में आपसे सीधा पूछा जाएगा कि पैंडेमिक के टाइम पे जो हमारा टैक्स टू जीडीपी गिरा वो क्यों गिरा। क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रहा था? नहीं, हमारा जीडीपी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन हमारा टैक्स कलेक्शन उस टाइम पे काफी ज्यादा गिर गया था। इस वजह से हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो पैंडेमिक के टाइम पे डिक्लाइन कर गया था, जैसा कि हमारे को इस ग्राफ से सीधा सीधा नजर आता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सवाल उठता है कि अगर हमारा टैक्स टू जीडीपी डिक्लाइन हो रहा है तो इसका फर्क क्या पड़ता है। अगर हमारा टैक्स टू जीडीपी डिक्लाइन हो रहा है, इसका मतलब है कि भारत सरकार की टैक्स कलेक्शन कम हो रही है। अगर भारत सरकार की टैक्स कलेक्शन कम हो रही है, इसका मतलब सरकार रईसों से पैसा लेके गरीबों को ज्यादा पैसा नहीं दे पा रही है। इसका मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं वो ज्यादा टैक्स नहीं दे रहे हैं, और जो गरीब वर्ग है उनको सरकार की स्कीम सब्सिडी के फॉर्म में ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है। मतलब कि अगर सरकार की टैक्स कलेक्शन कम हो रही है, इसका मतलब है कि हमारे देश में असमानताएं, इनइक्वालिटीज इंक्रीज हो रही हैं। क्यों? सीधी सी बात है, आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी कि टैक्स कलेक्ट करने का पर्पस होता है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि भारत सरकार ये कहती है कि हम जो है एक वेलफेयर स्टेट हैं, हम जो है एक सोशलिस्ट स्टेट हैं, और हमारे टैक्स कलेक्ट करने का पर्पस होता है कि हम रईसों से पैसा लें, जिनके पास सरप्लस पैसा है उनसे पैसा लें, और जिनके पास पैसा कम है, जिनके पास पैसा डेफिसिट में है, उनको पैसा ट्रांसफर किया जाए, उनको पैसा दिया जाए। कहने का मतलब है कि हमारे को इनइक्वालिटीज कम करनी है टैक्स कलेक्शन के माध्यम से। इसका मतलब है कि अगर हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हो रहा है, मतलब कि टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है, हम इनइक्वालिटीज इंक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज करनी चाहिए थी लेकिन इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है। राइट। लेकिन अभी हमारे को यहां पे देखने को मिलता है कि इवन पैंडेमिक के बाद भी हमारा टैक्स टू जीडीपी यहां पे बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, बहुत ही माइन्यूट सा ऊपर गया है। ओवरऑल ये ग्राफ हमारे को दिखाता है कि अभी भी हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया। मतलब कि भारत सरकार की जो टैक्स कलेक्शन है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई है। हां, इंप्रूवमेंट आई है लेकिन 10% के अभी भी नीचे है। 10% के अभी भी नीचे है, मतलब कि पैंडेमिक से पहले जहां तक टैक्स टू जीडीपी पहुंच गया था वहां तक अभी भी नहीं पहुंचा है, उससे अभी भी नीचे है। मतलब कि टैक्स कलेक्शन जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। मतलब कि इनइक्वालिटीज अभी भी हमारे देश में बढ़ रही हैं। अगर आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूफ करके दिखाओ कि कोरोना की वजह से हमारे देश में इनइक्वालिटी इंक्रीज हुई है, कोरोना की वजह से हमारे देश में असमानताएं इंक्रीज हुई हैं, तो आप ये वाला पॉइंट वहां पे मेंशन करेंगे कि देखिए भारत सरकार का टैक्स कलेक्ट करने का पर्पस होता है इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे हमारे को दिखाता है कि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो काफी ज्यादा गिर गया। मतलब कि टैक्स कलेक्शन गिर गई, मतलब कि इनइक्वालिटी कम करने का जो काम है वो रुक गया, मतलब कि इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है। मतलब कि यहां से सीधा सीधा प्रूव होता है कि कोविड की वजह से हमारे देश में असमानताएं, इनइक्वालिटीज जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, राइजिंग इनइक्वालिटीज। राइट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, टैक्स टू जीडीपी और उसका लिंक कोरोना से, उसका लिंक लॉकडाउन से, उसका लिंक पैंडेमिक से, उसका लिंक इनइक्वालिटीज से, और उसका लिंक हमारी वेलफेयर स्टेट एक्शन से कि भारत जो है वो एक वेलफेयर स्टेट है, हम गरीबों का भला करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर टैक्स टू जीडीपी कम होगा तो असमानताएं, इनइक्वालिटीज जो हैं वो हमारे देश में इंक्रीज होने वाली हैं। तो यहां पे सवाल ये उठता है कि अगर हम अपने टैक्स टू जीडीपी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे को क्या करना होगा। सीधी सी बात है, अगर हम अपने टैक्स टू जीडीपी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमारे को अपने टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज करना होगा। अगर हम अपने टैक्स टू जीडीपी को इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर हम अपने टैक्स टू जीडीपी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमारे को अपने टैक्स कलेक्शन को इंप्रूव करना होगा। वो कैसे इंप्रूव होगा? नंबर 1, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बना के। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बना के मतलब कि जो हमारे आईआरएस ऑफिसर्स हैं, जो हमारे टैक्स विभाग हैं, जो हमारे टैक्सेशन बोर्ड्स हैं, उनकी फंक्शन, उनकी गवर्नेंस को इंप्रूव करके, और साथ के साथ लोगों में टैक्स कंप्लायंस इंक्रीज करके। टैक्स कंप्लायंस का मतलब होता है कि लोग टैक्स की चोरी नहीं कर रहे, और जितने लोग टैक्स देने के लिए एलिजिबल हैं वो सारे के सारे टैक्स पे कर रहे हैं। ये 2 मेजर तरीके होते हैं टैक्स कंप्लायंस को इंप्रूव करने के। ये 2 मेजर तरीके होते हैं टैक्स टू जीडीपी इंप्रूव करने के। एक, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स गवर्नेंस को इंप्रूव किया जाए। दूसरा, टैक्स कंप्लायंस को इंक्रीज किया जाए, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो टैक्स भर रहे हैं। और यहां पे आप एक बहुत ही इनोवेटिव पॉइंट लिख सकते हो कि देखिए टैक्स टू जीडीपी अगर आपको इंक्रीज करना है
तो हमारे को ये मेक श्योर करना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्सेशन ज्यादा इंप्रूव हो रहा है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इनइक्वालिटी जल्दी कम करता है और इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो होता है वो इनइक्वालिटी ज्यादा अच्छे से कम नहीं कर पाता। उसका लॉजिक मैं लेक्चर 2 में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहां पे जब आप मुख्य परीक्षा और निबंध में, मेंस और एसए में जब आप लिखोगे, सो यू विल राइट दैट हमारे को टैक्स टू जीडीपी तो इंक्रीज करना ही करना है, लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज्यादा इंप्रूव हो रहा है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन हमारे को दोनों इंप्रूव करने हैं, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से आप कौन से टैक्स को बढ़ाना प्रेफर करोगे, तो हमारा उत्तर होगा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, क्योंकि हमारे को पता है कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है इनइक्वालिटीज को कम करने में एज कंपेयर टू द इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो यहां पे आपका कंप्लीट आंसर क्या तैयार होता है मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे को टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारा कम है, अभी हमारे को इंप्रूव करना है। क्यों? सरकार को टैक्स के फॉर्म में पैसा चाहिए इनइक्वालिटी कम करने के लिए, उसके लिए हमारे को टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करना होगा, लोगों के मन में यह लाना होगा कि हमारे को टैक्स कंप्लायंस इंप्रूव करना चाहिए। उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, एक तो हो गया मॉरल परसुएशन की, ठीक है आप देश के नागरिक को टैक्स भरो, या फिर उसके अलावा पेनल्टीज वगैरह और ये सारी चीजें, खैर वो एक अलग मुद्दा है, उसकी बात करेंगे बाद में कि इकोनॉमिक सर्वे उसके बारे में क्या बोलता है और सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं टैक्स कंप्लायंस को इंप्रूव करवाने के लिए, वो अलग से एक सेपरेट टॉपिक में करवाऊंगा। यहां पे आपको यह समझना है कि टैक्स टू जीडीपी इंप्रूव करने के लिए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट होना चाहिए, टैक्स कंप्लायंस इंप्रूव होना चाहिए। और अगर हम वे फॉरवर्ड देखें आंसर का, आपको पता है मुख्य परीक्षा में इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन आप लिखते हो। कंक्लूजन में आप ये लिखोगे कि हमारे को टैक्स टू जीडीपी इंप्रूव करना है, वो सही बात है, लेकिन उसमें भी भारत सरकार का ज्यादा फोकस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पे होना चाहिए एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, तो उससे हमारी इनइक्वालिटी और तेजी से कम होगी। प्रीलिम्स 2015 में एक सवाल बना था टैक्स टू जीडीपी के ऊपर, क्या अ डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो, अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हो रहा है देश में तो उससे हमारे को क्या इंडिकेट होता है, उससे हमारे को क्या पता चलता है, ऐसा प्रीलिम्स 2015 का सवाल था। नंबर 1 स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कम हो रहा है। लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, हमारे यहां जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो नहीं हो रहा है। सोचिए और फिर मैं आंसर डिस्कस करता हूं। वो कह रहा है जो रेशियो है टैक्स टू जीडीपी का ये कम हो रहा है। मैंने आपको अभी अभी जस्ट एक्सप्लेन करा है कि टैक्स टू जीडीपी कब कम होता है, या तो एक जीडीपी ग्रो कर रहा है, तो पहला ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। अगर ऐसा होता तो टैक्स टू जीडीपी इंप्रूव करता, ऊपर जाता। अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो ही टैक्स टू जीडीपी नीचे जाएगा, तो पहला रीजन तो गलत है। दूसरा, लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, मतलब कि अगर टैक्स टू जीडीपी डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि टैक्स कलेक्शन कम हो रही है, मतलब कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम नहीं हो रहा, इनइक्वालिटी बढ़ रही है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, आंसर इज बी ओनली 2। तो जो हमने एनालिसिस करा उसके ऊपर वर्बेटम यहां पे 2015 का प्रीलिम्स का सवाल निकलता है एक, राइट। नाउ इकोनॉमिक सर्वे जो है हमारे को कई सारे फैक्टर्स दिखाता है कि ये जो हमने देखा कि पैंडेमिक के बाद कॉर्पोरेट टैक्स इंप्रूव हुआ, पैंडेमिक के बाद कस्टम ड्यूटी इंप्रूव हुई, पैंडेमिक के बाद जीएसटी कलेक्शन इंप्रूव हुई। ये सब क्यों हुआ? ये जो हमारे को सडन इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है मेंस और एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एग्जैक्टली क्यों हुआ? ये जो हमारे को बेटर टैक्स कलेक्शन देखने को मिलती है, ये एग्जैक्टली क्यों हो रहा है? सबसे पहले अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स में हमारे को इंप्रूवमेंट क्यों देखने को मिलता है, देखिए ये था लॉकडाउन वाला फेज 2020, 2021 से अनलॉक शुरू हो गया था। तो बेसिकली हम ये रीजन डिस्कस कर रहे हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो 2020 के कंपैरिजन में 2021 में हमारे को टैक्स कलेक्शन इंप्रूव होती नजर आती है, ये एग्जैक्टली क्यों है? यहां पे भारत सरकार का ये मानना है, इकोनॉमिक सर्वे का ये मानना है कि कॉर्पोरेट टैक्स इंप्रूव इसलिए हुआ कि हमारे देश में फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी बढ़ गई। फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का मतलब होता है कि पहले जो लोग टैक्स नहीं भरते थे, पहले जो लोग कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं थे, बेसिकली हमारे देश में कानून होता है जिसको कहते हैं कंपनीज एक्ट। अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हो तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स पे करना होता है। बहुत सी ऐसी कंपनीज थी पहले जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड नहीं थी, और इसलिए वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं थी वो कॉर्पोरेट टैक्स नहीं भरती थी।
भारत सरकार ने बोला कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने टैक्स कंप्लायंस को इंप्रूव करा है, हमने लोगों को टैक्स की तरफ लाया है, हम लोगों को टैक्स सिस्टम की तरफ लाए हैं, और जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड नहीं थी, हमने उन्हें यहां पर रजिस्टर करवाया है और कॉर्पोरेट टैक्स को इंप्रूव करवाया है। इसे बोला जाता है फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। फॉर्मलाइजेशन का मतलब है, देखिए दो तरीके के बिजनेस होते हैं, एक होता है फॉर्मल बिजनेस और एक होता है इनफॉर्मल बिजनेस। इनफॉर्मल बिजनेस वो होता है जो सरकार के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, जो एकदम ब्लैक में काम कर रहा है, उनके पास कौन सा पैसा आ रहा है कौन सा पैसा जा रहा है सरकार को नहीं पता। इनफॉर्मल बिजनेस का मतलब होता है वो कभी भी खुलते हैं कभी भी बंद होते हैं, उनको कोई भी कानून लॉ वगैरह वो लोग फॉलो नहीं करते, उन्हें कहा जाता है इनफॉर्मल बिजनेसेस। फॉर्मल बिजनेसेस वो होते हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हैं और जो भारत सरकार के लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल लॉज, बाकी जो दूसरे लॉज हैं उनको फॉलो करते हैं, और उनको भारत सरकार के हर एक कानून को मानना पड़ता है और टैक्स भी जमा करवाना पड़ता है। भारत सरकार ने यह बोला कि हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एफर्ट करके जो इनफॉर्मल बिजनेसेस थे उनको फॉर्मल बिजनेस की तरफ लाए हैं, इनफॉर्मल बिजनेसेस को फॉर्मल बिजनेसेस में कन्वर्ट करा है। मतलब कि जो बिजनेसेस कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं थे, कानूनों को फॉलो नहीं करते थे, टैक्स नहीं भरते थे, उनको हम पीनलाइज करके, उनके ऊपर दंड लगा के, अलग अलग माध्यम से हम उन्हें इनफॉर्मल से फॉर्मलाइजेशन की तरफ लाए हैं, जिसकी वजह से हमारे को टैक्स कलेक्शन इंप्रूव होता नजर आता है। यह है फैक्टर नंबर 1 जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है। तो अगर आपसे मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है कि हमारे देश में कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन इंप्रूव क्यों हो रहा है, तो आप उसका सबसे पहला रीजन दोगे फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, कि भारत सरकार ने काफी सारे इनफॉर्मल बिजनेसेस को फॉर्मल बिजनेसेस में कन्वर्ट करा, जिसकी वजह से हमारा कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन ऊपर गया। यह है फैक्टर नंबर 1। लेकिन इसके अलावा आपको एक फैक्टर यहां पर और समझना है। क्या? सपोज करिए एक बेकरी है, इनफॉर्मल बेकरी है जो बिस्किट बनाती है, एक बेकरी है जो बिस्किट बनाती है। आप पहले सुबह चाय के साथ इस बेकरी से कुकीज मंगा के खाते थे, एलमंड वाली कुकीज, कैश्यू वाली कुकीज एटसेट्रा। लॉकडाउन के टाइम पे बेकरी बंद हो गई। इस बेकरी के उन्होंने बोला यार मजा नहीं आ रहा है, कस्टमर है नहीं, लेबर चली गई है गांव वापस, कुकीज बनाने के लिए कोई है ही नहीं, मैं अपना काम बंद कर रहा हूं। लेकिन जो बड़े बड़े फॉर्मल बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि आईटीसी जिसका सनफीस्ट बिस्किट आता है, जैसे कि ब्रिटानिया जिसका टाइगर बिस्किट आता है, इस टाइप की कंपनियां तो रातों रात बंद नहीं होती। नुक्कड़ पे खुली हुई बेकरी बंद हो रहेगी क्योंकि हो सकता है उसके पास पैसा ना हो सकता है उसके पास वो एक्सपर्टीज ना हो धंधा चलाने का। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, आईटीसी, ब्रिटानिया, तो सालों साल बिना कैश फ्लो के चल सकती हैं क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इतना पैसा जमा हुआ है। तो आपने क्या करा, पहले आप रोज सुबह उठ के चाय के साथ अपना ये लोकल बेकरी वाले के कुकीज खाते थे, ये बंद हो गया। आपने क्या करा, आपने कहा अब कोई चारा तो है नहीं, मेरे को या तो आईटीसी का सनफीस्ट का बिस्किट ला दो, या ब्रिटानिया का टाइगर का बिस्किट ला दो, या पार्ले जी ला दो, मेरे को तो अब यही सब खाना पड़ेगा क्योंकि ये भैया जो नुक्कड़ पे दुकान खोल के बैठे थे इन्होंने दुकान बंद कर दी। सही बात है। कहने का मतलब ये है, यहां से आप कंक्लूजन ये समझो, कंक्लूजन ये है सर कि लॉकडाउन के टाइम पे जो इनफॉर्मल धंधे थे वो बंद हो गए। इनफॉर्मल बिजनेसेस की जो मार्केट शेयर था, हर किसी का एक मार्केट शेयर होता है कि 10 लोग ये कुकीज खा रहे हैं, 20 लोग ये आईटीसी ब्रिटानिया के बिस्किट खा रहे हैं। हर किसी का एक मार्केट शेयर होता है बिजनेस में। जैसे ही ये इनफॉर्मल बिजनेसेस बंद हुए, जैसे ये इनफॉर्मल बिजनेसेस बंद हुए, ये तो है नहीं लोग बिस्किट खाना बंद कर देंगे। बेसिकली यहां पे ये हुआ कि ये जो इनफॉर्मल बिजनेस का मार्केट शेयर था ये कैप्चर कर लिया है बड़ी बड़ी कंपनियों ने, आईटीसी ब्रिटानिया टाइप कंपनियों ने, पार्ले टाइप कंपनियों ने, कि जो पहले आप कुकीज खाते थे नुक्कड़ वाले भैया की, उनकी बेकरी बंद होने के बाद आपने आईटीसी और ब्रिटानिया का टाइगर, पार्ले जी और सनफीस्ट मंगाना शुरू कर दिया। मतलब कि इनफॉर्मल बिजनेस का जो मार्केट शेयर था वो खत्म हो गया पैंडेमिक के चलते, और वो मार्केट शेयर कहां चला गया, किसके पास चला गया, फॉर्मल बिजनेस के पास चला गया। सही बात है, समझो।
तो बेसिकली क्या हुआ, जब ये इनफॉर्मल धंधा बंद हो गया, जब ये इनफॉर्मल बेकरी बंद हो गई, जब ये इनफॉर्मल बिजनेस बंद हो गया, लोगों ने, ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, बड़े बड़े फॉर्मल बिजनेसेस हैं, इनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। ऐसा मानो आपके गली में केबल वाला था, वो केबल वाला आपको इंटरनेट कनेक्शन देता था। लॉकडाउन के टाइम पे इंटरनेट वो मेंटेन नहीं कर पाया, आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं कर पाया, उसका खुद का केबल का धंधा बंद हो गया। आपने बोला ये बेकार है, मैं लगवा रहा हूं जियो फाइबर नेट। पहले लॉकडाउन के टाइम पे, लॉकडाउन से पहले दूध वाले भैया आपके घर आते थे, जिनकी खुद की 2 भैंस थी, वो उनका दूध लेके आपके घर आते थे। लॉकडाउन लगा, वो भैया खुद अपने गांव चले गए कि यहाँ पे तो अभी शहर में रहना मुश्किल हो गया है, लोग दूध खरीद नहीं रहे, कोरोना के चक्कर में सोसाइटी में कोई घुसने नहीं दे रहा, मैं जा रहा हूँ गाँव वापस। आपने क्या करा, अमूल का दूध मंगाना शुरू कर दिया, मदर डेयरी का दूध मंगाना शुरू कर दिया। कहने का मतलब है कि लॉकडाउन के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे एक बहुत ही जबरदस्त इवेंट हुआ। उसमें यह हुआ कि इनफॉर्मल बिजनेसेस जो थे, छोटे छोटे धंधे जो थे, ये बहुत बुरी तरह इंपैक्ट हुए और ये बंद हो गए। इनका जो मार्केट शेयर था वो चला गया बड़े बड़े फॉर्मल बिजनेसेस के बाद आईटीसी, ब्रिटानिया टाइप, पार्लेजी टाइप बिजनेसेस के पास। तो पैंडेमिक से पहले अगर आईटीसी, ब्रिटानिया 200 रुपए कमा रहे थे और 200 रुपए के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स भर रहे थे, तो अब पैंडेमिक के बाद उनकी सेल हो गई 500 रुपए की, क्योंकि इनफॉर्मल बेकरी बंद हो गई है। तो अब आप और हम आईटीसी का बिस्कुट खाएंगे, तो आईटीसी का मार्केट शेयर इंक्रीज हो गया क्योंकि इनफॉर्मल बिजनेसेस बंद हो गए। क्योंकि आईटीसी का बिजनेस इंक्रीज हो गया, इनका आफ्टर पैंडेमिक रेवेन्यू बढ़ गया 500 रुपए, और इनको अब ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि इनकी सेल भी बढ़ गई, तो इनको मोर टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब कि पैंडेमिक से पहले कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन अगर 2.9 लाख करोड़ था, तो पैंडेमिक के बाद वो 3.5 लाख करोड़ क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि इनफॉर्मल बिजनेसेस बंद हो गए और उनका मार्केट शेयर बड़े कॉर्पोरेट्स ने अपने पास ले लिया, जिसकी वजह से बड़े कॉर्पोरेट्स का रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, और अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो गया तो टैक्स कलेक्शन भी इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा, मतलब कि इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ये जो रीजन दिखा रही है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ये सिर्फ एक पिक्चर है, ये पूरी पिक्चर नहीं है, ये ट्रेलर है। पूरी पिक्चर क्या है? हां, हम ये मानते हैं कि थोड़े से इनफॉर्मल बिजनेसेस जो हैं वो फॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़े, थोड़े से बिजनेसेस जो रजिस्टर्ड नहीं थे वो रजिस्टर हुए, ये एक साइड है। लेकिन दूसरी साइड ये भी है कि ऐसे बहुत से इनफॉर्मल बिजनेसेस थे जो ऑल टुगेदर बंद हो गए, जिन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी, और इस वजह से बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का जो मार्केट शेयर था वो इंप्रूव हो गया। मतलब कि पैंडेमिक से पहले उनका रेवेन्यू कम था, पैंडेमिक के बाद उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका टैक्स जो है 2.9 लाख करोड़ से बढ़ के 3.5 लाख करोड़ हो गया। मेंस का 250 वर्ड का आंसर यहां से साफ होता है। यह है पूरी पिक्चर की एग्जैक्टली कॉर्पोरेट टैक्स इंक्रीज हुआ ही क्यों। आधे फॉर्मल इनफॉर्मल बिजनेस बंद हो गए और थोड़े बहुत जो थे वो फॉर्मल की तरफ कन्वर्ट हो गए। यह है टैक्स नंबर 1 की स्टोरी। टैक्स नंबर 2 की स्टोरी, कस्टम ड्यूटी की स्टोरी। कस्टम ड्यूटी की स्टोरी हमने देखा, कस्टम ड्यूटी पहले ज्यादा थी, फिर पैंडेमिक के टाइम पे गिर गई। ऑब्वियस सी बात है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस टाइम पे खत्म हो गया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस टाइम पे खत्म हो गया था, और उसके बाद अब धीरे धीरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी कस्टम ड्यूटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। राइट, यहां पे एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपको बताया कि जो कस्टम ड्यूटी है वो एक्सपोर्ट पे लगती है और इंपोर्ट पे लगती है। यहां पे प्रीलिम्स का एक सवाल निकलता है, क्या कि जो मेजर कस्टम ड्यूटी का टैक्स कलेक्शन हो रहा है, जो मेजर यहां पे हमारा टैक्स कलेक्शन हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ इंपोर्ट्स। हम लोग, हमारी भारत सरकार एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ही नेग्लिजिबल कस्टम ड्यूटी लगाती है। हमारी जो सरकार है वो एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ही नेग्लिजिबल ड्यूटी लगाती है। जो हमारा मेजर कस्टम ड्यूटी का टैक्स कलेक्शन होता है वो इंपोर्ट की वजह से होता है। जो हमारा मेजर शेयर है दैट इज बिकॉज ऑफ द इंपोर्ट्स। मतलब कि यूएस से आने वाले एप्पल आईफोन, इधर आपके लुई विटॉन वगैरह वगैरह के ब्रांड के जो कपड़े वगैरह आते हैं, ये सब आता है,
इनके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है वहां से सरकार को मेजर टैक्स कलेक्शन होता है। कहने का मतलब है कि जो कस्टम ड्यूटी कलेक्शन हो रहा है ये एक्सपोर्ट की वजह से होता है और इंपोर्ट की वजह से होता है। एक्सपोर्ट की वजह से बहुत ही नेग्लिजिबल है, इंपोर्ट की वजह से ज्यादा है। अगर कस्टम ड्यूटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब है कि लोगों ने फिर से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। जब से लॉकडाउन हटा लोगों की नौकरी फिर से लगनी शुरू हो गई, उन्होंने एप्पल आईफोन फिर से मंगाना शुरू कर दिया, उन्होंने अलग अलग कपड़े, परफ्यूम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ये सब फिर से मंगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी के फॉर्म में पैसा मिलना शुरू हो गया। मेंस में और पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू में आप क्या बोलोगे कि अगर हमारा कस्टम ड्यूटी इंक्रीज हो रहा है, अगर हमारा कस्टम ड्यूटी इंक्रीज हो रहा है, दिस शोज रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी, कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो सही रास्ते पे चल रही है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो रिवाइव हो रही है, हमारी जो इकोनॉमी है वो रिवाइव हो रही है, एंड इट इज अ गुड साइन। एक्साइज ड्यूटी का क्या ट्रेंड है ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां पे वही सेम चीज मैंने एक बार रिवाइज करवाने के लिए लिख दिया है कि भारत सरकार ने कहा कि हमारे को बाकी जगहों से टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है तो थोड़े टाइम के लिए पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद जब बाकी जगहों से टैक्स कलेक्शन इंप्रूव हो जाएगा तो यहां पे एक्साइज ड्यूटी हम कम कर देंगे, और वैसा ही सरकार ने किया भी। अगर हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो यहां पे भी हमारे को शार्प राइज देखने को मिलता है, और उसका रीजन अगेन यही है कि जैसे ही लॉकडाउन खुला कंपनीज दोबारा से खुलनी शुरू हो गई, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुरू कर दिया। जो कंपनीज, फैक्ट्रीज बंद पड़ी थी उन्होंने दोबारा से लोगों को हायर करना शुरू कर दिया, लोगों की जॉब लगनी शुरू हो गई, लोगों की जॉब लगनी शुरू हो गई, उनकी सैलरी आनी शुरू हो गई, सैलरी आनी शुरू हो गई तो इनकम टैक्स इंक्रीज हो गया, राइट। तो अगेन इनकम टैक्स कलेक्शन में जो राइज है वो हमारे को ये दिखाता है। इसके अलावा इनकम टैक्स के ग्राफ से हमारे को फॉर्मल इनफॉर्मल इकोनॉमी में एक डिफरेंस समझ आता है, जो मैंने लेक्चर नंबर 3 में ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार वो देख लेना। कमिंग टू जीएसटी, सबसे पहली बात जो यहां पे आपको मैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्चुअल क्वेश्चन बता देता हूं कि भारत सरकार का हमेशा टारगेट रहता है कि जीएसटी का जो हमारा मंथली कलेक्शन होता है, अच्छा जीएसटी जो होता है ना वो सरकार मंथली बेसिस पे कलेक्ट करती है। ये जो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स होता है यूजुअली ये ईयरली बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है, ये वाले जो टैक्सेस होते हैं ईयरली बेसिस पे कलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन जो जीएसटी होता है वो मंथली बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है। जितने भी ये बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, रिलायंस, टाटा, अंबानी टाइप बिजनेस, ये हर महीने अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, तो जीएसटी कलेक्शन जो होता है वो मंथली बेसिस पे फाइल होता है। ये चीज थोड़ी ध्यान रखना, राइट। तो भारत सरकार ने यहाँ पे एक टारगेट बना रखा है कि हमारे को हर महीने जीएसटी जो है उसमें 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन चाहिए। हमारे को हर महीने 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कलेक्शन चाहिए जीएसटी में। वी वांट टू कलेक्ट मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीस पर मंथ इन जीएसटी, राइट। जीएसटी में हमारे को 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कलेक्शन चाहिए हर महीने, ठीक है। हमने यहां पे देखा कि जीएसटी पैंडेमिक के टाइम पे कम हो गया था और उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हुआ। भारत सरकार इकोनॉमिक सर्वे में हमारे को दिखाती है कि एग्जैक्टली ये जो जीएसटी है इसमें क्या ट्रेंड रहा है, मतलब कि थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखेंगे अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए आपको रेफरल कोड यूज करना है मुदत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अनअकैडमी पे अभी ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री चल रहा है अलॉन्ग विद द जीएस कॉम्बो, तो उसको 12 मार्च से पहले आप एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, राइट। कमिंग बैक टू दिस, देखिए पहले नीचे वाले ग्राफ पे फोकस करिए। मैंने आपको बताया कि हमारा जो जीएसटी का टारगेट था वो था 1 लाख करोड़ रुपए, कि हमारे को हर महीने 1 लाख करोड़ रुपए कलेक्ट करना ही करना है, चाहे कैसे भी करें। अगर हम 2017 की बात करते हैं तो भारत सरकार हर महीने 90,000 करोड़ रुपए कलेक्ट कर रही थी। देखिए यहां पे क्या लिखा है, एवरेज मंथली जीएसटी कलेक्शन, और यहां पे वर्ड लिखा हुआ है ग्रॉस, मतलब कि फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया उसके पहले का टैक्स। अब तो ये सब आपको समझ आने लगा होगा, कोई बड़ी बातें नहीं है सब। मतलब कि हर महीने हम जीएसटी के फॉर्म में कितना पैसा कलेक्ट कर रहे थे, ग्राफ हमारे को वो दिखा रहा है। पहले कर रहे थे 90,000 करोड़ रुपए हर महीने, फिर इंक्रीज हुआ 98,000 करोड़, फिर इंक्रीज हुआ 1 लाख करोड़, फिर इंक्रीज हुआ 1,08,000 करोड़, और फिर दिसंबर 2021 तक, अभी ये जो दिसंबर का महीना गया है, तब तक हमारा एवरेज कलेक्शन था 1.19 लाख करोड़, 1,19,000 करोड़ रुपए पर मंथ हम जीएसटी में कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि प्रीलिम्स का यहां से सीधा सवाल निकलता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम
हमारा जो एवरेज मंथली जीएसटी कलेक्शन है वो इंप्रूव हुआ है। हाँ, इंप्रूव हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे का ग्राफ हमारे को दिखा रहा है कि हर महीने जो हमारा एवरेज मंथली कलेक्शन है वो इंप्रूव हुआ है, और हम जो हमारा टारगेट था 1 लाख करोड़ रुपए का, उससे आगे क्रॉस कर चुके हैं हम। प्रीलिम्स का यहां से सीधा सीधा सवाल निकलता है, और साथ के साथ मेंस के यहां से काफी क्वालिटी पॉइंट्स निकलते हैं। मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 3 के यहां से काफी क्वालिटी पॉइंट्स निकलते हैं। अगर आपसे जीएसटी के ऊपर आंसर पूछा जाता है तो आप ये लिखेंगे कि जीएसटी का जो एवरेज मंथली कलेक्शन है, जीएसटी का जो एवरेज मंथली कलेक्शन है वो हमने यहां पे देखा 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर जा चुका है। जीएसटी का जो एवरेज मंथली कलेक्शन है वो 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर जा चुका है। जीएसटी का जो एवरेज मंथली कलेक्शन है वो 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर जा चुका है। मतलब कि ये हमारे को दिखाता है कि हमारा जो जीएसटी है वो काफी ज्यादा बोयंट टैक्स है। बोयंट का मतलब है कि जीडीपी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे जीएसटी भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि हमारा जो जीएसटी कलेक्शन का सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम है। हमारा जो जीएसटी कलेक्शन का सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम है। मतलब कि पैंडेमिक के टाइम पे, ये वाला ग्राफ देखेंगे, पैंडेमिक के टाइम पे हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो काफी ज्यादा गिर गया था फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम पे। ये कि क्या दिखा रहा है, नेशन वाइड लॉकडाउन। फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम पे जीएसटी कलेक्शन गिर गया था, लेकिन एकदम से सडनली देखो कैसे यहां पे हमारे को शार्प राइज देखने को मिलता है। धीरे 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 इंक्रीज हुआ। सेकंड वेव के टाइम पे दोबारा से गिर गया, लेकिन दोबारा से अब एकदम उठने लगा है। मतलब कि यहां से आपको दो बातें समझनी है मुख्य परीक्षा और निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस और एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से दो मेजर बातें समझनी है। क्या? पहली बात, हमारा जो जीएसटी का एवरेज मंथली कलेक्शन है वो स्टेडीली इंक्रीज हुआ है। हमारे को एक ग्राफ दिखाता है, देखिए यह है एवरेज मंथली कलेक्शन, कि जो हमारा एवरेज मंथली कलेक्शन है कि ऑन एन एवरेज हर साल हम हर महीने कितना टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। 2017 में 12 महीने हैं, 12 महीने में ऑन एन एवरेज कितना कलेक्शन हुआ, हर महीने 90,000 करोड़ रुपए का। 2018 में 12 महीने जो है वहां पे हर महीने ऑन एन एवरेज कितना कलेक्शन हुआ, 98,000 करोड़ का। 2019 में 12 महीने है, वहां पे ऑन एन एवरेज कितना कलेक्शन हुआ, 1 लाख करोड़ रुपए का। देखो इन दोनों ग्राफ्स में फर्क है, इन दोनों ग्राफ्स में फर्क है। क्या फर्क है? ये वाला जो ग्राफ है ये हमारे को दिखाना चाह रहा है कि 2 महीने के लिए बीच में हमारा जीएसटी कलेक्शन फॉल हुआ था, लेकिन सडनली इंक्रीज हो गया। ये हमारे को दिखा रहा है मंथ वाइज ब्रेकअप। ये वाला जो ग्राफ है ये हमारे को दिखा रहा है मंथ वाइज ब्रेकअप, और जो ये वाला ग्राफ है ये हमारे को दिखा रहा है ईयरली एवरेज, एक साल का एवरेज। ये हमारे को मंथ वाइज कलेक्शन नहीं दिखा रहा। ये वाला जो ग्राफ है हमारे को मंथ वाइज कलेक्शन नहीं दिखा रहा, ये हमारे को दिखा रहा है ईयरली कलेक्शन, ईयरली कलेक्शन, ईयरली एवरेज, ईयरली एवरेज। एक साल में क्या एवरेज रहा है ये हमारे को ईयरली एवरेज दिखा रहा है। मतलब कि यहां से आप ये समझो कि 2017 के जो 12 महीने हैं वहां पे ऑन एन एवरेज हर महीने कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, 18 के जो 12 महीने उसमें ऑन एन एवरेज कितना कलेक्शन हुआ, 19 के जो 12 महीने वहां पे ऑन एन एवरेज कितना कलेक्शन हुआ, 20 के जो 12 महीने वहां पे ऑन एन एवरेज कितना कलेक्शन हुआ, और 21 के जो 12 महीने वहां पे ऑन एन एवरेज कितना कलेक्शन हुआ। ये हमारे को दिखा रहा है ऑन एन एवरेज हमारा हर महीने कितना कलेक्शन हुआ। ये वाला जो ग्राफ है ये हमारे को स्पेसिफिकली 2020 और 21 का मंथ वाइज ब्रेकअप दिखा रहा है। ये हमारे को एनुअल एवरेज नहीं दिखा रहा, ये हमारे को मंथ वाइज ब्रेकअप दिखा रहा है कि देखिए अगर लॉकडाउन के टाइम पे 2 महीने के लिए टैक्स कलेक्शन गिरता भी है, लेकिन हमारा जीएसटी इतना रेजिलियंट है, इतना ज्यादा बोयेंट है कि वो हल्का सा गिरा और उसके बाद एकदम से ऊपर आ गया, और उसके बाद बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। सेकेंड वेव आई, गिर गया, लेकिन एकदम से दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। कहने का मतलब है जीएसटी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर आपको लिखने के लिए आते हैं तो आप वहां पे सीधा सीधा लिखोगे कि देखो पहली बात, हमारा जो एवरेज मंथली कलेक्शन है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुआ है, विच शोज कि हमारा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया था कि अगर हमारे को अपना टैक्स टू जीडीपी इंक्रीज करना होता है तो हमारे को ये चाहिए कि हमारा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट हो और हमारा टैक्स कंप्लायंस इंप्रूव हो, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पे करें। तो भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से मानना है कि हमारा जीएसटी कलेक्शन जो इंप्रूव हो रहा है, हमारा जीएसटी कलेक्शन जो इंक्रीज हो रहा है, उसमें हमारा एफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर जीएसटी के कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए आते हैं तो आप साथ में ये भी लिखोगे कि हाँ, कोविड पैंडेमिक के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे हमारा जीएसटी कलेक्शन बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ था, लेकिन जितना ज्यादा इंपैक्ट हुआ था उतनी ही जल्दी वो रिकवर भी कर गया था, उतनी ही जल्दी वो ऊपर भी चला गया था, क्योंकि हमारा जीएसटी बहुत ही ज्यादा बोयेंट टैक्स सिस्टम है। 2 बार गिरा लेकिन दोनों बार उतनी ही तेजी से ऊपर गया। मतलब कि हमारा जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा जो टैक्स सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा बोयेंट है, बहुत ज्यादा रेजिलियंट है। ये मेजर पॉइंट्स आपको मेंस जीएस पेपर 3 में लिखने हैं इन दोनों ग्राफ्स को इंटरप्रेट करते हुए कि देखिए
हम ये बिल्कुल मानते हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे हमारा जीएसटी कलेक्शन गिरा, लेकिन इमीडिएटली रिकवर भी करा। और अगर हम बड़ी पिक्चर देखें, ओवरऑल ट्रेंड देखें, तो ओवरऑल ट्रेंड हमारे को दिखाता है कि हमारा जो एवरेज मंथली कलेक्शन है जीएसटी का, वो इंप्रूव ही हुआ है, वो कहीं से कहीं तक डिक्लाइन नहीं हुआ है, विच शोज कि हमारा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कितना ज्यादा रेजिलियंट है, एफिशिएंट है। तो आज रुकेंगे इसी लेक्चर में यहां पे, इसके आगे की स्टोरी दिखाऊंगा अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। प्लेलिस्ट फॉलो करते रहिए, अनअकैडमी सब्सक्राइब करिए यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।